हेलो गाइस। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन एआई के 2023 शिफ्ट 2 के पेपर्स। ओके, तो इसके अपने सारे रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2023 शिफ्ट 2 में, वो सब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मैन स्टेप्ड आउट of an apartment but walked on a different direction to reach different destination. The first one walked 92 meters towards the west. अब देखिए इसमें बात हो रही है डायरेक्शंस की, है ना, डायरेक्शन की कि एक मैन यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद इतना मुड़ा इतना मुड़ा। तो ऑफकोर्स अपन को एक कॉन्सेप्ट पता है जिसमें अपन इस तरीके से चलते हैं। जैसे इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन हमेशा वेस्ट होती है, और जो नीचे वाली होती है वो साउथ होती है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना, इस तरीके से होती है। तो अभी जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट मैन वॉक 92 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। 92 मीटर्स वेस्ट की तरफ मुड़ा। कहाँ मुड़ा? 92 मीटर वेस्ट की तरफ। ठीक है, मतलब ओरिजिन आप इसे यहाँ मान लीजिए कि फर्स्ट मैन जो था वो यहाँ पे था, ओरिजिन हमेशा बीच का मानते हैं। फिर यहाँ से वो 92 मीटर वेस्ट की तरफ चला, तो यहाँ पे मान लो ये 92 मीटर हो गया इसका वेस्ट की तरफ, है ना, इधर ऐसे चला, अभी इसका वेस्ट की तरफ मुंह है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड टुक द लेफ्ट टर्न, और फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न। अब उसने लिया लेफ्ट टर्न, तो उसके हिसाब से अब वो सोचो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है जिसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ जिसका मुंह है, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा और राइट कौन सा हो जाएगा? जब आप इधर मुंह करके खड़े हुए हो तो आपका लेफ्ट ऑफकोर्स नीचे की साइड हो जाएगा और राइट ऊपर की साइड हो जाएगा। तो वो लेफ्ट की तरफ टर्न किया उसने। अब कितना मीटर चला वो अपन देखते हैं। ठीक है, उसने लेफ्ट की तरफ चला। ओके, एंड ही देन वॉक 240 मीटर्स एंड टुक राइट टर्न। देखो क्या हुआ था, सॉरी, द फर्स्ट मैन वॉक 92 मीटर वेस्ट की तरफ चला, 92 मीटर चला। ठीक है, हो गया ये वाला। एंड टुक ए लेफ्ट टर्न, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। वो अभी अपन ने देख लिया कि वो नीचे की साइड लिया, यहाँ पे अपन ने बना दिया ना कि नीचे की साइड वो मुड़ गया, लेफ्ट टर्न लिया उसने। ही देन वॉक्ड 100 मीटर एंड टुक द लेफ्ट टर्न, मतलब वो यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट में 100 मीटर चला और फिर अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब अगर कोई इंसान साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स उसका लेफ्ट ये वाला हो जाएगा और राइट ये वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ वो अगेन मुड़ता है, वो मुड़ता है 100 किलोमीटर चलता है। अभी अपन देखते हैं कितना चल रहा है। वैसे उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ही देन वॉक 100 मीटर एंड टुक द लेफ्ट टर्न, देन ही वॉकड 240 मीटर। तो उसने 240 मीटर चला। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया ना, जब इसने लेफ्ट टर्न लेके 240 मीटर चला, ये जो पूरा डिस्टेंस है 240 मीटर है, 240 मीटर चला वो। ठीक है, एंड टुक राइट टर्न, फिर उसने लिया राइट टर्न। अब वापस अगेन अगर आप कोई इंसान यहाँ पे ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा? ये देख लीजिए, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, राइट नीचे वाला हो जाएगा। तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अभी इस पोजीशन पे गाड़ी चल रही है, आगे देखते हैं क्या है। एंड टुक द राइट टर्न, फिर फाइनली ही वॉकड 400 मीटर टू रीच एट ए पॉइंट डी। तो वो ये जो चला वो 100 मीटर चला, 100 मीटर चला ये, और एक पॉइंट पे पहुंच गया जिस पॉइंट का नाम क्या दिया गया, एट पॉइंट डी। यहाँ पे वो डी पे पहुंच चुका है, ये साउथ वाली वो डायरेक्शन है ना, ये पॉइंट डी पे पहुंच चुका है। तो वो कुछ इस तरीके से चला 92 मीटर, फिर इधर लेफ्ट राइट अपन को हमेशा सोचना पड़ता है कि कहाँ, अगर कोई इधर मुंह करके खड़ा है तो लेफ्ट कौन सा हुआ, राइट कौन सा हुआ। आपका खुद को आप ऐसे थोड़ा दिमाग से लगा कीजिए कि अगर मैं इस तरीके से मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ, राइट कौन सा हुआ। तो ये बस इसमें यही होता है। और डायरेक्शन हमेशा ऐसे बनानी होती है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट और ईस्ट। ऑरिजिन से आप किसी इंसान को स्टार्ट कीजिए और फिर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड मैन वॉक 80 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट। एक सेकंड पर्सन है जो ईस्ट की तरफ मूव करके चल रहा है।
कितना चला वो अभी देख लेंगे। द सेकेंड हैंड वॉकड 80 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट, यहाँ 80 मीटर तक चला वो ईस्ट में। एंड टुक ए राइट टर्न, अब इसका राइट कौन सा होगा? अगेन सोचो, आप इधर मुंह करके खड़े हुए हो तो राइट कौन सा हुआ? ये तो लेफ्ट हो गया, ये नीचे वाला राइट हो गया, तो वो राइट की तरफ चल रहा है। ओके फाइन, कहाँ पे है, कहाँ पे पढ़ रहे थे, हाँ। एंड टुक द राइट टर्न, देन ही वॉकड 110 मीटर टू रीच द पॉइंट बी। अब इसने 110 मीटर यहाँ पे कहीं, क्योंकि देखिए 100 इधर है तो इसका मतलब थोड़ा सा 10 मीटर आगे ही होगा, तो ये 110 मीटर चला। थोड़ा सा ऐसे भी दिमाग लगाना होता है कि अगर सामने यहाँ पे 100 मीटर यहाँ तक हो रहा है तो ये 100 तो ये हो गया, फिर यहाँ पे 10 मीटर और चला, 100 और 10 मीटर तब हुआ है ना, तो 100 और 10 मीटर वो चला है। देन ही वॉक 100 to 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। अब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट उसे मिला वो पॉइंट कौन सा था? बी। इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट डी, पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है पॉइंट डी से? तो देखिए पॉइंट डी तो यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में हुआ? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट डी, पॉइंट डी पे आप खड़े हुई और सोचिए कि पॉइंट बी कहाँ पर है, तो देखेंगे तो थोड़ा सा तो ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है और वेस्ट में है। देखिए ऊपर नॉर्थ आ रहा है तो डी के हिसाब से नॉर्थ में हुआ, और इधर इधर ईस्ट आ रहा है, इधर वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट हो गया ना। पॉइंट डी पे आप खड़े होइए और सोचिए कि कहाँ पे पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी एक तो ऊपर की साइड हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और फिर हो गया वो वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में है ये, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं डायरेक्शंस के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्यू शिप्स आर चिंपैंजी, कुछ शिप्स चिंपैंजी हैं, तो ये हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व होता है, तो मैं यहीं बना देती हूँ डायग्राम। ये जैसे मान लीजिए ये शिप्स हैं और कुछ शिप्स चिंपैंजी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चिंपैंजी ये वाला हो गया। नो चिंपैंजी इज गोरिल्ला, कोई भी चिंपैंजी गोरिल्ला नहीं है। तो या तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो नो चिंपैंजी इज गोरिल्ला, तो मतलब या तो गोरिल्ला यहाँ पे हो कहीं, या फिर गोरिल्ला कहीं बाहर हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि गोरिल्ला कहीं बाहर हो सकता है, गोरिल्ला कहीं शिप्स के अंदर हो, ये भी पॉसिबल है। और देखते हैं, ऑल गोरिल्ला आर बियर, और जितने भी ये गोरिल्ला है ना वो बियर भी है, मतलब भालू भी हैं, बियर। ऑल गोरिल्ला इज बियर, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑल गोरिल्ला यहाँ पे बियर बना दो आप। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पे होंगे गोरिल्ला और बियर, या फिर यहाँ पे होंगे बाहर कहीं, है ना, मतलब इन दोनों से बाहर कहीं होंगे। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम बियर्स आर नॉट चिंपैंजी, बियर्स का है वो चिंपैंजी नहीं है। हाँ पॉसिबिलिटी है, सम बियर्स, नहीं नहीं, कोई भी बियर चिंपैंजी नहीं हो सकता हमारे हिसाब से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे है ना गोरिल्ला तो नहीं है, लेकिन चिंपैंजी का ना ये जो बियर है ना, बियर का वेन डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता है, बियर, क्योंकि ऑल गोरिल्ला इज बियर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ऑल बियर्स आर गोरिल्ला, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑल चिंपैंजी आर शिप्स, अपन पहले अभी इस पॉइंट को छोड़िए, मैं आपको दोबारा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ऑल चिंपैंजीज आर शिप्स, चिंपैंजी देखिए, क्या यहाँ पे ऑल चिंपैंजीज आर शिप्स है? नहीं, सम चिंपैंजीज आर शिप्स इसके हिसाब से, तो नहीं तो ऐसा डायग्राम होता है ना ऊपर की साइड। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑल बियर्स आर गोरिल्ला, सारे बियर्स गोरिल्ला है? नहीं भाई, सारे गोरिल्ला बियर्स है, सारे गोरिल्ला बियर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे बियर्स गोरिल्ला होने के लिए तो और ऊपर से डायग्राम होना चाहिए था। तो मैं इस वेन डायग्राम को आपको वापस सॉल्व करके बताती हूँ। ये देखिए, फ्यू शिप्स आर चिंपैंजी, तो कुछ शिप्स चिंपैंजी हैं, शिप्स चिंपैंजी, है ना। नो चिंपैंजीज ए गोरिल्ला, तो क्या हो सकता है, गोरिल्ला कहीं यहाँ कहीं हो, ये पॉसिबिलिटी है ना। या फिर ऐसा हो सकता है, ये हो गया चिंपैंजी हो गई ये, है ना, और ये शिप्स हो गए, यहाँ पे कहीं गोरिल्ला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि नो गोरिल्ला इज चिंपैंजी, तो चिंपैंजी हो सकता है शिप्स भी ना हो और इस तरीके से भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। अब आगे चलते हैं। ऑल गोरिल्ला, तो नो चिंपैंजीज गोरिल्ला का हो गया। ऑल गोरिल्ला आर बियर्स, जितने भी गोरिल्ला है ना ये सारे के सारे बियर्स हैं, बियर। वेन डायग्राम हमेशा ऐसे ही सॉल्व होता है, आपको अगर कोई भी वेन इस तरह का क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, वेन डायग्राम से और इस तरीके से। तो ऑल गोरिल्ला तो हो सकता है ऑल गोरिल्ला, ये सारे गोरिल्ला कौन है, बियर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, इस तरह की अपन को वेन डायग्राम मिल गया है। अब अपन कंक्लूजन की तरफ देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन बेटर है। सम बियर्स आर नॉट चिंपैंजी, कुछ बियर्स चिंपैंजी नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों देखो यहाँ पे अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दूँ तो कुछ बियर्स चिंपैंजी हो सकते हैं, इसमें ये सब कुछ फॉलो हो रहा है कि गॉरिल्ला भी उसमें कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। वन क्वेश्चन फर्स्ट जो पॉइंट है वो मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं है। सम बियर्स आर नॉट चिंपैंजी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से हो भी सकता है और हो सकता है नहीं भी हो। ऑल चिंपैंजी आर शिप्स, जो चिंपैंजीज है ना वो सारे शिप्स हैं, नहीं कुछ चिंपैंजी शिप में आ रहे हैं लेकिन ऑल चिंपैंजी आर शिप नहीं आ रहे हैं, इसमें भी देख लीजिए। ऑल कुछ शिप्स चिंपैंजी हैं बट ऑल चिंपैंजीज आर शिप्स में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट सेकंड वाला तो गलत है। थर्ड वाला देखते हैं, ऑल बियर्स आर गोरिल्ला, सारे बियर्स गोरिल्ला है, ऐसा है नहीं भाई, ऑल बियर्स गोरिल्ला नहीं है, ऑल गोरिल्ला आर बियर्स बट ऑल बियर्स आर नॉट गोरिल्ला, है ना। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए, सारे बियर्स गोरिल्ला है, नहीं नहीं तो फिर ऊपर आता ना इसके, तो ये ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो ये फर्स्ट वाला ही हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए, इवेंट वन, द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। ऐसा हुआ है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड सामान है उनकी प्राइस फ्रिक्वेंटली मतलब डिक्रीज होती जा रही है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है इस ईयर, दिस ईयर। द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स, गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया है, टैक्स कम कर दिया है, इस कारण इम्पोर्टेड गुड्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है। हाँ हो सकता है ऐसा। तो ऐसा है कि सेकंड जो इवेंट है, गवर्नमेंट ने प्राइस कम की, इस कारण से इम्पोर्टेड गुड की प्राइस डिक्रीज हो गई दिस ईयर, है ना। तो इवेंट टू, तो मेरे को ऐसा लग रहा है इवेंट वन इफेक्ट है और इवेंट टू के कारण इवेंट वन हुआ है ना, ऐसा लग रहा है ना। तो वन जो है इफेक्ट है कि इस कारण मतलब इवेंट टू ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस की, इस कारण प्राइस डिक्रीज हो गई है इम्पोर्टेड गुड्स की, है ना, ऐसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इवेंट वन जो है वो इफेक्ट है एंड इवेंट सेकंड इज ए इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, है ना, चलेगा ना। मतलब सेकंड के कारण जो इवेंट सेकंड है वो मतलब मेन कॉज है, मेन प्रिंसिपल कॉज है, इस कारण इवेंट वन हुआ है, इस कारण प्राइस डिक्रीज हुई है ना, सेकंड इवेंट के कारण फर्स्ट इवेंट हुआ है, ऐसा। तो इवेंट वन इज एन इफेक्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। वैसे ये चार चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे, मैंने एक ही ऑप्शंस में बता दिया है, मतलब जैसे सेकंड ऑप्शन होता है इवेंट टू इज अ इफेक्ट, ऐसे इस तरीके से। तो आपको ये डायरेक्ट समझ आ गया होगा जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। ईच ऑफ MNOPQRS has birthday on the different day of the week starting from the Monday and ending from the Saturday on the week। तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं और सातों के बर्थडे आते हैं। एक का मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हो गया अपना संडे। ठीक है आगे चलते हैं अपन।
कहाँ है अपन? ओनली एन हैज ए बर्थडे बिफोर क्यू, मतलब क्यू से पहले सिर्फ एन का बर्थडे आता है। क्यू से पहले सिर्फ एन का बर्थडे आता है, मतलब क्यू से पहले किसी और का बर्थडे नहीं आता, सिर्फ एन का बर्थडे आता है। तो मे बी एन ही जो होगा वो फर्स्ट बर्थडे एन का ही आता होगा, सबसे पहले एन का ही बर्थडे आता होगा। कैसे बोल रही हूँ मैं ये चीज़? इसमें क्या लिखा हुआ है? ओनली एन हैज ए बर्थडे बिफोर क्यू। क्यू से पहले किसी का बर्थडे नहीं आता है, क्यू से पहले सिर्फ एन का बर्थडे आता है ना, एन का। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन का सबसे जल्दी एन का ही बर्थडे आता है, एन का सबसे पहले बर्थडे आता है, फिर क्यू का आता है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो मंडे है इस दिन एन का बर्थडे आता है और फिर क्यू का बर्थडे आता है। आगे देखते हैं। आर हैज़ बर्थडे ऑन थर्सडे। आर का तो भाई उसने साफ ही बता दिया कि थर्सडे को बर्थडे है, थर्सडे को आर का बर्थडे है, ठीक है। पी हैज़ बर्थडे इमीडिएट आफ्टर एस। पी का जो बर्थडे है वो एस के बाद आता है। अभी मैं बता नहीं सकती हूँ कि कौन से किस में आता होगा, लेकिन जो पी का बर्थडे आता है इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के बाद में आता है। पी का बर्थडे एस के बाद में आता है ना। एस का पहले आता होगा फिर पी का बाद में आता होगा ना। पी का बर्थडे आफ्टर एस के बाद में आता है। बट नॉट ऑन द संडे, बट संडे को नहीं आता है, बट संडे को नहीं आता है। पी का बर्थडे संडे को नहीं आता है, लेकिन एस के बाद आता है। तो कहाँ बैठा सकती हूँ मैं ये दो? देखो मेरे को दो पोजीशन एक साथ चाहिए, दो पोजीशन सिर्फ यहाँ पे ही है एक साथ। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे भी है दो पोजीशन एक साथ, सैटरडे और संडे में भी। लेकिन पी का बर्थडे संडे को नहीं आता है, ये अब मेरे को दिया हुआ है। तो मैं संडे को ये वाली सीट पे तो बैठा नहीं सकती हूँ, तो ये कहाँ पे बैठा सकती हूँ? एस और पी को यहाँ पे। एस और पी का इस तरीके से आता होगा बर्थडे, ठीक है। तो ये वाला अभी अपन ने किया, पी हैज़ बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर एस बट नॉट ऑन संडे, ये अभी अपन ने बैठा दिए पी और एस को। एम हैज़ बर्थडे वन ऑफ द डेज बिफोर ओ। जो एम का बर्थडे है वो ओ से पहले आता है। एम हैज़ बर्थडे वन ऑफ द डे बिफोर ओ। एम का जो बर्थडे है, एम का बर्थडे पहले आता है किससे? बिफोर ओ, ओ से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ ओ से पहले एम का बर्थडे हो गया ना। एम का बर्थडे पहले आ गया, ओ का बर्थडे बाद में आ गया। तो इस तरीके से इन लोगों के बर्थडे आते होंगे जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ। हु हैज़ बर्थडे ऑन संडे। संडे का बर्थडे किसको है? ओ का संडे को बर्थडे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। इसमें आंसर मैंने लिख नहीं रखा है, ओ हो जाएगा इसका आंसर, है ना। संडे को इसका बर्थडे है ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये संडे सॉरी, ये संडे नहीं है, ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है। अभी देखते हैं क्या है। एक्चुअल में शायद ये असर्शन और उसका है, अभी देखते हैं। आर है शायद यहाँ, जहाँ तक ये, ठीक है। सन इज ए स्टार, ओके। स्टार आर द स्पेस ऑब्जेक्ट दैट आर प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन ऑफ द गैसेस। जो स्टार्स होते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करते हैं, है ना, इस तरीके की बात की हुई है। और सन एक स्टार है, तो ये बोला गया है। तो ये भी चीज़ सही है कि सन एक स्टार है। एंड स्टार आर द स्पेस ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस ओन एनर्जी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन ऑफ गैसेस, ये भी सही है। तो ये दोनों चीज़ें तो सही हैं। और स्टार्स कौन होते हैं? तो स्टार्स के बारे में जो व्याख्या दी हुई है वो सन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। सन स्टार क्यों है? क्योंकि स्टार ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ये हैं। तो सन स्टार इसीलिए है क्योंकि सन के पास भी ये वो चीज़ है। एक बार और आप इसे पढ़िए। स्टार्स हैज ए ऑब्जेक्ट, मतलब स्टार के बारे में बताया गया है कि स्टार वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन ऑफ गैसेस से उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सन भी एक स्टार है क्योंकि सन भी इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ आर ए एंड आर द ट्रू एंड द आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का ऐसा हो गया क्वेश्चन, बट ठीक है।
इतना थोड़ा कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ऑन वॉट डे ऑफ वीक पुनीत वर्से फॉल, क्वेश्चन ये है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में जो इसके ऑप्शंस थे ना वही कुछ इस तरीके से थे, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू से अपन आंसर को पता लगा सकते हैं क्या, ये है ना, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट जो इंफॉर्मेशन है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि शायद कि शायद स्टेट वन से ही आंसर आ जाएगा, स्टेट टू से ही आंसर आ जाएगा, बाकी आप पूरा भी निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम कम होता है, तो अपन को अपने हिसाब से सोच लेना चाहिए उस टाइम। ठीक है, अभी देखते हैं। ऑन वॉट डे ऑफ द वीक पुनीत्स वर्डे फॉल, अर्जुन करेक्टली रिमेंबर द पुनीत्स वर्डे कम बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। अर्जुन को अच्छे से पता है जो पुनीत का बर्थडे है ना वो थर्सडे से तो पहले आता है, लेकिन मंडे के बाद आता है। तो मंडे के बाद कौन कौन से डे होते हैं? ट्यूसडे, वेनसडे, फिर थर्सडे। अब अपन को ये नहीं पता कि ट्यूसडे को आता है या वेनसडे को आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से अपन नहीं पता लगा पा रहे हैं ना कि पुनीत का बर्थडे कब आता है। इसने क्या कहा कि थर्सडे से तो पहले आता है लेकिन मंडे के बाद में आता है। तो मंडे के बाद कौन कौन से हो गए? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, और थर्सडे से पहले आता है तो थर्सडे भी हटा दो। तो मंडे के बाद कौन सा आया? ट्यूसडे और वेनसडे। ट्यूसडे और वेनसडे में से एक दिन आता होगा पुनीत का बर्थडे, लेकिन अभी मेरे पास तो 2 डे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से डे आता है, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं पता लगा पा रही हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, भूषण करेक्टली रिमेंबर दैट पुनीत्स बर्थडे कम आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर सैटरडे। ट्यूसडे के बाद आता है लेकिन सैटरडे से पहले आता है। तो भूषण को जो याद है, भूषण को क्या याद है कि ट्यूसडे के तो बाद आता है लेकिन सैटरडे से पहले। तो ट्यूसडे के बाद कौन सा डे होता है? ट्यूसडे, फिर आता है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो सैटरडे से तो पहले आता है, उसको ये तो पता है। तो इसका मतलब वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन तीनों में से कौन से डे आता है ना। लेकिन अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ चलाती हूँ। तो ये क्या कह रहा है? ट्यूसडे से तो पहले आता है। अब तो मैं स्टेटमेंटली डायरेक्टली तो मैं ये नहीं बता सकती कि 1 और 2 दोनों में से मेरे को कोई भी आंसर नहीं दे सकता, है ना। मेरे को अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ तो मुझे शायद मेरा आंसर मिल सकता है कि पुनीत का बर्थडे कब आता है। अर्जुन करेक्टली रिमेंबर पुनीत बर्थडे बिफोर थर्सडे। तो यहाँ पे मेरे को कौन से 2 डे मिले थे? मंडे के बाद में आता है ट्यूसडे और वेनसडे। थर्सडे से पहले आता है, तो मेरे को मतलब 2 दिन यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे कौन सा मिला था? भूषण करेक्टली रिमेंबर आफ्टर ट्यूसडे बट नॉट सैटरडे। ट्यूसडे के तो बाद आ रहा है लेकिन वो सैटरडे से पहले आ रहा है। तो इसमें कौन से हुए? ट्यूसडे के बाद कौन सा डे होता है? वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे तो इसने ही मना कर दिया ना, सैटरडे से पहले। तो या तो इसके हिसाब से लेकिन जो अर्जुन है उसके हिसाब से तो ट्यूसडे या वेनसडे को आना चाहिए बर्थडे, और भूषण के हिसाब से वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों में से किसी डे आना चाहिए। लेकिन दोनों के हिसाब से कौन से डे पे आना चाहिए? वेनसडे। तो वेनसडे, है ना, वेनसडे पुनीत का वैसे बर्थडे है। तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट से आंसर पता लगा सकती हूँ, लेकिन मैं अकेला एक स्टेटमेंट को पता करके नहीं लगा सकती हूँ। तो इसमें इसी तरीके से ऑप्शन आते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट फॉर दी आंसर, या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या दोनों से ही मैं नहीं पता लगा सकती। मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज़ करके पता लगा सकती हूँ। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन था, द डेटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके फाइन, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 teachers P Q R S T U and V are sitting on a straight row facing north। तो 7 टीचर एक साथ बैठे हुए हैं नॉर्थ की साइड। तो हमेशा डायरेक्शन का अपन को मैंने बताया ना, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। तो साउथ की तरफ फेस करके सब बैठे हुए हैं। तो मेरी मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, 7 लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो मेरा जो लेफ़्ट होगा वो भी इनका ही लेफ़्ट होगा, क्योंकि मैं जिस तरफ
है ना, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। वी आर सिटिंग स्ट्रेट रो फेसिंग, मतलब ये सब बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। ओनली क्यू सिट्स बिटवीन वी एंड यू। जो क्यू है वी और यू के बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है यू क्यू जो है वी और यू के बीच में बैठा हो सकता है, तो यू पहले भी बैठा हुआ हो सकता है और वी बाद में। तो मतलब ये दो केस हो सकते हैं ना, फर्स्ट केस भी सेकंड केस भी। ठीक है, और चलो। ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में, टी जो है इसका राइट कौन सा हुआ, टी का राइट यहाँ पे है ना। टी के राइट में कौन बैठा हुआ है, ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ है जो है आर, है ना। तो देखो एक चीज बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सिर्फ आर बैठा हुआ है ना। मतलब कोई और नेक्स्ट और कोई नहीं बैठा हुआ है टी के लेफ्ट में, टी के राइट में। ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी। चलो आगे चलते हैं। चलो ये यहाँ तक आई थिंक ये समझ आ गया होगा। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। जो P बैठा हुआ है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। P T के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो P यहाँ पे मैंने बैठा दिया T के लेफ्ट में। ठीक है, P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द T। ओनली P सिट्स बिटवीन T एंड S। P बैठा हुआ है T और S के बीच में। T तो यहाँ पे हो गया, तो S के यहाँ पे होगा। तो P बैठा हुआ है T और S के बीच में। ये बात भी यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, आगे चलो। इमीडिएट ओनली P सिट्स बिटवीन T एंड S। ओके, ये अभी अपन ने देख लिया। V डज नॉट सिट्स एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड इन द रो। जो V है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ है, मतलब V यहाँ पे भी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं बैठा हुआ है V, है ना। V यहाँ पे भी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठा हुआ है। हु सिट्स एट द, तो अभी मैं इन सबको ना यहाँ जचा देती हूँ। V एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ है, तो देखिए मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, अब मुझे इसी से हैंडल करना है ना। तो देखिए, और जो मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता रही थी ना, वो यही थी कि कहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, हाँ, ओनली आर सिट्स एट द राइट ऑफ टी। टी के राइट में मतलब सिर्फ आर बैठा हुआ है, मतलब टी के राइट में कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ है सिर्फ आर के अलावा। मतलब टी के राइट में कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ आर ही बैठा हुआ है। तो बेसिकली तो आर ही लास्ट बंदा होना चाहिए। इस तरीके से कुछ बैठे हुए होंगे ये, क्योंकि टी के राइट में सिर्फ आर बैठा हुआ है, कोई अदर इंसान नहीं बैठा हुआ है। तो ये इस तरीके से बैठा दिए मैंने, ये सारे इन्फॉर्मेशन अब ये बताई थी उसके हिसाब से, है ना। ये यहाँ पे इस तरीके से हो गए। और मुझे एक और चीज़ बताई गई थी, वो यहाँ पे वी डज नॉट सिट एट द एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। जो वी है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को, इस अरेंजमेंट को यहाँ पे रख दूँ तो वी यहाँ पे आ जाएगा, मुझे वी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठाना है, कोने पे वी को नहीं बैठाना है। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ऐसे बैठाऊंगी, क्योंकि वी यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, क्यू एंड यू। तो इस तरीके की चीज़ आएगी, तो मुझे इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ऑफकोर्स यू बैठा हुआ है ना। तो ये इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का आंसर आता है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इवेंट 1, मैनी पीपल विजिटेड ताजमहल ड्यूरिंग द वीकेंड्स। ठीक है, फ्यू फॉरेनर विजिटेड ताजमहल ड्यूरिंग द वीकडेज। देखिए, कुछ इंसान ताजमहल आते हैं वीकेंड्स पर, और कुछ फॉरेनर्स ताजमहल आते हैं वीकडेज पर। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को वीकेंड पे अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वीकडेज पे अच्छा लगता है। ये इंडिपेंडेंट है, इसके कारण ये नहीं हो रहा है। इवेंट 1 के कारण इवेंट 2 नहीं हो रहा है। ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, अलग चीज़ है, मतलब इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। तो बोथ द इफेक्ट्स आर द सम इंडिपेंडेंट कॉजेस।